दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, कुतुब मीनार मामले में सुनवाई हुई पूरी, पूजा की अर्जी पर 6 जून को आएगा फैसला। ये आपको बता दें कि कुतुब मीनार मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दलील दी है कि वहां पर 1600 साल पुराना पिलर है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग की है। हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार में मंदिर ट्रस्ट बनाने की भी मांग की है। इस मामले में 9 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगा। साकेत कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल इसका फैसला अब 9 जून को होगा। और बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर जून से पहले सर्वे कराने की मांग। कोर्ट में दी गई 2 अर्जियां, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण में सरगर्मी लगातार बनी हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 2 और प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। एक में मांग की गई है कि जून की छुट्टियों से पहले ही अमीन कमीशन की नियुक्ति कराकर ईदगाह का सर्वे करा दिया जाए, जबकि दूसरे में ईदगाह को गर्भगृह मानकर उसे यमुना और गंगा जल से शुद्ध करने की मांग रखी गई है। दोनों ही मामलों की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 2 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय कर दी है। और ये बड़ी खबर, महंगाई पर डबल अटैक की तैयारी में मोदी सरकार। पेट्रोल और डीजल के बाद कई चीजों पर भी मिल सकती है बड़ी राहत। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती और रसोई गैस पर गरीबों को 200 रुपए की सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार कुछ और राहतों पर विचार कर रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि एडिबल ऑयल जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादों के दामों में कमी आ सकती है। कई आयतों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता है, उस पर भी कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। दरअसल सरकार महंगाई को थामने पर विचार कर रही है ताकि ब्याज दरों में इजाफा होने से अर्थव्यवस्था पटरी से न उतर पाए। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह इस संबंध में बड़ी मीटिंग की थी। शायद उसके बाद ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर राहत का फैसला लिया गया और अब अगले चरण में कुछ और चीजों में राहत देने की सरकार की बड़ी तैयारी है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो रोजगार गारंटी योजना। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की तरह पूरे देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजनाएं लागू की जानी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गांव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग अब नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2005 में कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी और जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया गया। राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरीके से गांव में गरीबों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी, उसी तरीके से शहरों में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि हम देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का काम करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। यूपी की 11 सीटों पर होगा चुनाव। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती का काम 10 जून को शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा। जून से अगस्त के बीच में 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। वहीं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल
फिलहाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 10 जून को शाम 5 बजे शुरू की जाएगी। और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में इतिहासकार इरफान हबीब का बड़ा बयान, कहा हां औरंगजेब ने ही तोड़वाया था काशी और मथुरा का मंदिर। आपको बता दें कि देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। मथुरा जन्मभूमि, कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने ऐसा बयान दे दिया है जो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि हां औरंगजेब ने ही मथुरा और काशी के मंदिर तोड़े थे। उस जमाने में छिपकर कोई भी काम नहीं होता था। उन्होंने बताया कि इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की तारीख तक दर्ज है। हालांकि उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैं इतिहासकार हूं, राजनीति नहीं करता हूं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि बनारस का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था और मथुरा का मंदिर भी इसमें शामिल है, जिसे राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल में बनवाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 प्रमुख मंदिर हैं जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया था। इरफान हबीब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं जो नई हो, सब बातें इतिहास में दर्ज हैं। ये दावा करके बताया जा रहा है कि इतिहासकारों ने कुछ नहीं बताया, ये गलत है। सभी बातें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन बात यह है कि आप कितना पीछे जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने गलत काम किया था। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 प्रमुख मंदिर हैं जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की फेसबुक पोस्ट पर मचा बवाल, बोले भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन थी। ये आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक पोस्ट पर अब विवाद खड़ा हो गया है। अपने फेसबुक पेज पर ओवैसी ने एक पोस्ट में कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। इसके साथ ही सवाल उठाया कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं। ओवैसी के इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। अम्मू ने कहा कि ओवैसी ने इस बयान से यह साफ कर दिया है कि मुगलों ने सिर्फ लूटपाट ही नहीं की, बल्कि बहन बेटियों के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ किया। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, ताजमहल और कुतुब मीनार विवाद के बीच इतिहास को लेकर आजकल बहस छिड़ी है। इस दौरान ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को औरंगजेब से जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि बात निकली तो दूर तक जाएगी। अब ओवैसी ने यह विवादित पोस्ट किया है। आपको बता दें कि अपनी फेसबुक पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं। ओवैसी ने इससे पहले गुजरात के सूरत में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पुष्यमित्र की ओर से तोड़े गए बौद्ध मंदिरों की बात क्यों नहीं करती है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बातचीत में कहा कि ऐसे बयानों से ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और बड़ी खबर, अमेठी और रायबरेली काफी रिस्की, प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस कर रही माथापच्ची। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं कांग्रेस में चल रही हैं। प्रियंका गांधी 2017 से ही एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही हैं, लेकिन अब तक वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए ताकि वो मुखरता से पार्टी का पक्ष संसद में रख सकें। कांग्रेस लीडरशिप और स्टेट यूनिट्स के बीच फिलहाल आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत की स्थिति में है। फिलहाल इन सीटों से किन नेताओं को मौका दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। इसी बीच कुछ नेताओं ने प्रियंका गांधी को उच्च सदन में भेजने का प्रस्ताव रखा है। और ये बड़ी खबर, विधानसभा में उल्टा पड़ गया अखिलेश यादव का दांव, नंबर बढ़ाने की चाहत में टेंशन में कर लिया इजाफा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भारी शोर शराबे के बीच ही अभिभाषण पढ़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि महंगाई, कानून व्यवस्था और आवारा पशु जैसे मुद्दे
मुद्दे को लेकर जनता के बीच में नंबर बढ़ाने की कोशिश में किया गया हंगामा अखिलेश यादव के लिए ही उल्टा पड़ गया। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव काफी अलग थलग पड़ गए हैं। विधानसभा में एक तरफ जहां पर सपा के विधायक हंगामा कर रहे थे तो गठबंधन के कई साथी शांत बैठे हुए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक चुपचाप अभिभाषण सुनते रहे तो विधानसभा की कार्यवाही के बाद पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने सपा के हंगामे का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए सपा प्रमुख के फैसले पर सवाल उठा दिए। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी बेहद खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने इस हंगामे से खुद को पूरे तरीके से अलग रखा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जहां समाजवादी पार्टी को घेरा और मर्यादा के खिलाफ बताया तो वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा की तस्वीरें साझा करते हुए इसे सशक्त और सक्रिय भूमिका के रूप में पेश किया है। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले अगले 20 से 30 साल तक बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी भारतीय राजनीति। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2 दशकों तक देश की राजनीति में प्रभावी बनी रहेगी और दूसरे दलों के लिए चुनावों में उसे हराना बहुत कठिन होगा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को बिहार से सीखना चाहिए कि राजनीतिक विरोधी को चुनौती कैसे दी जाती है और विपक्ष में कैसे रहा जाता है। उनका इशारा बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से था। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में कहा कि 1977 के दौर को छोड़कर आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस पार्टी ही भारतीय राजनीति के केंद्र में रही। उस समय भी आज जैसा माहौल था, आप साथ रहिए या फिर विरोध में, उस समय राजनीति का हर पैंतरा कांग्रेस की तरफ से होता था। उस दौर में कोई भी दूसरी पार्टी पैन इंडिया अपनी पहुंच नहीं बना पा रही थी। आज के दौर में बीजेपी ने अब वो पकड़ बना रखी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य देखकर ऐसा लगता है कि अगले 20 से 30 वर्षों तक देश की राजनीति के केंद्र में बीजेपी ही रहने वाली है। राजनीति चाहे उसके समर्थन में हो या फिर उसके विरोध में, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया है जहां पर उसे चुनौती देना आसान काम नहीं लगता। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए चर्चा में बने रहने की जरूरत होती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पूरे तरीके से फिसड्डी दिखती है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि अगले 20 से 30 वर्षों तक देश की राजनीति के केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।